जेईई एंड एनईईटी नीट के एग्ज़ाम के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो टफेस्ट चैप्टर आता है, आपके टफेस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको इजी तरीके से अपन समझेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और डायरेक्ट आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। बिना समय खराब किए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर अपन को ये देखना है, देखो सबसे पहले कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये काम क्या है, तो ये बेसिक है, इसको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको जब चैप्टर का जब आप स्टार्टिंग पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे, तो उस इंट्रो में ये काम में आती है। उसके बाद में देखो इस चैप्टर की जो चाबी है, जहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस जो चैप्टर की चाबी है वो चाबी है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बनावट। बनावट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके इस फॉर्मेशन से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। और जब अपन एक्सटर्नल सेल्स लगा देते हैं तो जो कैथोड था वो एनोड बन जाता है, जो एनोड था वो कैथोड बन जाता है। कौन सी कंडीशन के अंदर? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ई एक्सटर्नल जो है वो कम है तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, और ई एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा। जब भी ई एक्सटर्नल, ये जो सी पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इन तीनों में, कि ई एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा होगा तो जो पहले कैथोड था वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो एनोड था वो अब कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, ध्यान रखना इसको। ये बेसिक है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है और बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक है। इसी बेसिक पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं है। इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं क्योंकि बेसिक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। हाफ सेल रिएक्शंस आपको लिखनी आनी चाहिए, चाहे ऑक्सीडेशन वाली हो चाहे रिडक्शन वाली हो। ये जिंक कॉपर की जो हाफ सेल इक्वेशन जो है बहुत ही फेमस है, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आया हुआ है। आगे ये दोबारा आएगी, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इसका बेसिक है, चाहो तो आप रीडिंग मार लें। अगर वो पहले वाला सेल पढ़ लोगे, रिएक्शंस पढ़ लोगे, तो आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा। ये इस चैप्टर की चाबी है, चाबी, इससे पूरा चैप्टर खुलेगा। कुछ याद नहीं हो, ये याद है तो पूरा चैप्टर रन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये ई सेल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है काम आने वाला भी आपके। ठीक है, उसके बाद में ये जो सेल रिएक्शंस हैं, कैथोड की सेल रिएक्शन, एनोड की सेल रिएक्शन और पूरी कंप्लीट सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर ये आता है तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिक होने लगेंगे। हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह यूज किया है, आया हुआ है क्वेश्चन इसका। हाइड्रोजन का मैं बता दूंगा अभी कहाँ से आया। हाइड्रोजन के अंदर आपको इसका जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि इसकी जो इक्वेशंस है वो किस तरीके से लिखी जाती है। जिन स्टूडेंट्स का बेसिक अच्छा है, जिन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा है, वो उसकी इक्वेशन को लिखना जानते हैं कि इसकी इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। इसी फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। जिंक के लिए, कॉपर के लिए अलग अलग तरीके से ये यहाँ से ये आपको आएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपको। ठीक है, एक ब्रोमीन वाली इक्वेशन जो है ना, ये पीछे इंटेक्स क्वेश्चन में भी है, इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके ये जो गैल्वेनिक सेल है उसकी वैल्यू निकली हुई है। ये वैल्यू आपको ध्यान भी रखनी है और निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ इन वैल्यूज़ को आप जो है ना, जो बारी बारी काम में आ रही है, जैसे कॉपर की और जिंक की, इसको आप लर्न कर लें। चलिए, हालांकि एग्जाम में आएगी बट आपके मोटा मोटे दिमाग में ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना। इस पर बेस्ड जो है नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं, जेईई पर बेस्ड नहीं आए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपको देखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेईई और नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली, कि ऐसे सेल जिनकी मोलरिटी 1 ना हो,
सॉल्यूशन जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मोलैलिटी 1 नहीं होती है, तब अपन क्या करते हैं, ये आपके जो इक्वेशन है, नॉर्डस्ट इक्वेशन है, इसको अपन काम में लेते हैं। और ये जो नॉर्डस्ट इक्वेशन अपन काम में ले रहे हैं, तो नॉर्डस्ट इक्वेशन जो है वो तभी काम में आती है जबकि इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी जो होती है वो 1 नहीं होती, 1 के अलावा कुछ और होती है। तो इन्होंने ये एक आइडियल फॉर्मेट दे रखा है। इस आइडियल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये हाफ सेल की रिएक्शन है। कैथोड की अलग लिखेंगे, एनोड की अलग लिखेंगे, लेकिन लिखने का फॉर्मेट जो होता है इसमें वही होता है कि आपको कैथोड के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है, रिडक्शन की फॉर्मेट में लिखनी है। तो देखो आपकी पहले जो इक्वेशंस, ये एक आइडियल फॉर्मेट है आपके किसी भी सेल की सेल रिएक्शन का, नॉर्डस्ट के अकॉर्डिंग अपन को इसी फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि जो गैल्वेनिक सेल है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। एक बारी कॉपर को लेकर लिखेगा, एक बारी जिंक को लेकर लिखेगा, और फिर कॉपर और जिंक का एक सेल बनाएगा, उसकी सेल रिएक्शन जो है ओवरऑल लिखेगा। तो ये जो थ्योरी है ये इसलिए पढ़नी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके से न्यूमेरिकल बहुत बहुत भरमार न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं बता दें मेरे को, अभी आएंगे देखो न्यूमेरिकल। एक है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सीक्वेंस देखनी है इनकी वैल्यूज़ की। मैं इसमें लगा देता हूँ टिक, जहाँ से अधिकतर पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन जो यहाँ से आया हुआ है, ये मैग्नेट से आया हुआ है, ये ओरम से आया हुआ है। क्लोरीन का इंटेक्स में क्वेश्चन आया नहीं है, बट आप इसको देखें। एक क्रोमेट से, डाइक्रोमेट जो आयन है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीजन को भी लेके पूछा गया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेके पूछा गया है, Br2 इलेक्ट्रोड को लेके पूछा गया है। Ag से भरमार क्वेश्चन है। Fe+3 का कम पूछा गया है, Fe+2 का ज़्यादा पूछा गया है, ये O2 वाला ही पूछा गया है, ठीक है। कॉपर+1 से कम पूछा गया है, कॉपर+2 से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन को बेस मानना है, Ag छोड़ो। Sn+2 का बहुत पूछा गया है, निकल का बहुत पूछा गया है, Fe+2 का बहुत पूछा गया है, क्रोमियम के 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिंक का बहुत पूछा गया है, वाटर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नीशियम का आया हुआ है, सोडियम का एक आधा आया हुआ है। बाकी कोई वो वाली बात नहीं है। आपके ये जो टेबल दी हुई है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो जो मैंने टिक लगाए हैं इनकी वैल्यूज़ को एक बार आप देखना, प्लस इसके फॉर्मेट को देखना। अब आपके यहाँ से टॉप से डाउन जाओगे तो ये कह रहा है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी एक जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा और किसका कम है और कैसे इसमें वेरी हो रहा है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को लिखा हुआ है, और ये धीरे 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 ये पॉजिटिव वैल्यू है, धीरे 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 कम होती जाती है और ये जीरो पे आ जाती है। इस जीरो को बेस लाइन मानना है। जीरो कौन सा भैया? हाइड्रोजन। इसीलिए अपन हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो सेल है उससे बनाते हैं और दूसरे सेल को कंपेयर करते हैं ताकि अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाए। हाइड्रोजन के बाद में जो भी वैल्यूज आई हुई है वो नेगेटिव के अंदर आपके इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है जिसको अपन SRP वैल्यू कहते हैं, वही की वैल्यू जो होती है ये रिडक्शन की है। अगर आपसे ऑक्सीडेशन की पूछ ले, एग्जाम में ऑक्सीडेशन की दे रखी हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वैल्यू तो दोनों की सेम ही रहेगी। यही स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू है, यही ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल होगा तो वो SRP होगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव सिंबल होगा तो वो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जिन जिनको टिक रहा है न्यूमेरिकल में काम में आने वाली है, बहुत काम में आने वाली है, हर एक पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसलिए इस टेबल के फॉर्मेट को देखना है। साथ ही साथ में इस फॉर्मेट को देखने के साथ में आपको रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो लेस या वेरी लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है तो उसकी रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो उसके रेसिप्रोकल में होगी। यानी कि अगर 2.87 फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस पूरी टेबल के अंदर मैक्सिमम है, तो इसका रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, तो सबसे ज़्यादा इसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। क्यों?
क्योंकि रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल के रेसिप्रोकल होगा, और आपके यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी, है ना। इस ये 2-3 तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके ये पूछा जाता है कि डिपोजिशन के लिए, डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड, तो आप ध्यान रखना जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड भी ज़्यादा होगा। तो आपको 2 तरह के फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, डिपोजिशन पावर। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, रिड्यूसिंग पावर। ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लाइन बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपके 6-7 तरह के क्वेश्चन जो इसके पूछे गए हैं वो एक ही लाइन में कवर हो जाए। इस लाइन को आप ध्यान रख लें कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उसकी डिपोजिशन पावर भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जो आपकी रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट जहाँ से आते हैं वो डायरेक्ट ही मैं बताने वाला हूँ आपको। अब देखो ये एक है सिंपल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी अपने। अभी आपके ये कॉपर का ले रखा है, हाफ सेल लिखी हुई, हाफ सेल रिएक्शन लिखी हुई है। इसी तरीके से आपके जिंक की भी हाफ सेल रिएक्शन लिखी हुई होगी, ठीक है। तो इन दोनों का देखो, ये जिंक की हाफ सेल रिएक्शन लिखी हुई है आपके, है ना। वो पहले पहले देख ली थी अपने जिंक की, ये कॉपर की, ये जिंक की, ये कॉपर की हाफ सेल, ये जिंक की हाफ सेल। तो ये आपके कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। तो कैथोड में से एनोड को घटा दिया तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बन के आया वो ऐसे आया। इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, टू मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 2, जेडन पे 2 लिखा हुआ है, कॉपर पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पर एन की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ क्या लिखें। यहाँ जब भी आपको लिखना हो तो एनोड को ऊपर रखना है, कैथोड को नीचे रखना है। ये ध्यान में रखना है आपको। कोई भी किसी भी तरह का नॉनस बेस न्यूमेरिकल हो, नॉनस बेस न्यूमेरिकल का मतलब ये होगा कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मोलरिटी जो है वो आपके 1 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके नॉनस इक्वेशन फॉलो होगी। और उस नॉनस इक्वेशन के अंदर ऊपर आप क्या रखोगे, एनोड की जो एनोडिक रिएक्शन है उसको रखोगे, नीचे कैथोड की रिएक्शन लिखोगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, गारंटी, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी इक्वेशन का एनोड और कैथोडिक जो इक्वेशन जो आयन रखना जा रहे हो, जो पॉजिटिव आयन आप रखना जा रहे हो, तो एनोडिक इक्वेशन और कैथोडिक इक्वेशन जो भी आप बनाओगे फुल इक्वेशन, तो वो फुल इक्वेशन जो होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, बैलेंस नहीं करते। अभी देखो न्यूमेरिकल्स हैं, वहीं वेरिएशन है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो आपने यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर इस इक्वेशन, इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉपर और जिंक का ई सेल निकाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। अब एक आया हुआ है एजी निकल पर, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है। तो देखो मैंने क्या कहा, जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड होता है, ये एनोड है भैया, आप ऐसे ध्यान रख लो, ये एनोड है, ये सोल्ट ब्रिज है, ये कैथोड है। तो पहले एनोड की इक्वेशन होगी, बाद में कैथोड की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो देखो आपके ये एनोड होगा तो एनोड को ऊपर रखेंगे, ये कैथोड होगा तो कैथोड को ऊपर रखेंगे। लेकिन यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2, यहाँ कितने आ रहे हैं, 1। इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। इसलिए आपके यहाँ पर देखो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ एक बारी, आप यहाँ देखो इसका जो है, इसके यहाँ पर भी क्या कर रखा है, 2 कर रखा है। यहाँ पे 2 है तो इसको यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट कर रखा है, स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका स्क्वायर कर रखा है। इसका मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डबल वाली होगी, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल आएगा तब बता देंगे आपको, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो आपकी कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, अभी आएंगे एल एन क्यू के क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मेट जो है अभी आएगा आगे, तो मैं उस समय बताऊंगा आपको। अभी तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट अभी है इक्वेशन, ये पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, ये न्यूमेरिकल जो है मैग्नीशियम का है, ये एजी का है, यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से जो है आपके इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो इस इक्वेशन के अंदर आपको वैसे नहीं दे रखा, नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है। तो आप ये ढूंढो कि इक्वेशन से पहले, आप ये ढूंढो कि इस इक्वेशन से पहले क्या है।
इस इक्वेशन से पहले देखो, इस पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप यहाँ पर कितना हो, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और यहाँ प्लस वाला है, यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन वाली है और ये क्या है, रिडक्शन वाली है। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन वाली होती है वो एनोड होती है, जहाँ रिडक्शन वाली होती है कैथोड। पता लग गया कि मैग्नीशियम को ऊपर रखना है भैया, और आपके जो ये Ag है इसको नीचे रखना है, तो मैग्नीशियम को ऊपर रखा और Ag को नीचे रखा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन से। अब इसको बैलेंस किया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ एक ही पहुँच रहा है, तो इसको डबल किया। अब इसलिए डबल किया तो देखो आपके यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा तो ओवरऑल जो है इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से इस पूरी वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने देखो आपको कोचिंग के अंदर या आपकी जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर आपको आपके टीचर्स ने इसको सॉल्व करना बताया होगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट डालेंगे सर इसका एक फुल सॉल्यूशन बताओ, हर एक न्यूमेरिकल का बताओ, तो मैं वो क्लास भी डाल दूंगा, लेकिन वो क्लासेस लंबी होगी। अभी अपन ये चाह रहे हैं कि 12th के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाए, या जो रिपीटर्स हैं उनको दोबारा जो है वो टेंशन में ना आए, और इन शॉर्ट ही उनको पता लग जाए कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर कर लें वहाँ से, मतलब क्वेश्चन आए ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, टफस्ट चैप्टर में से एक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में आपके ओवरऑल ये आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट डाल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, है ना। फुल इसका सॉल्यूशन जो आपको करके बता दूंगा हैंड रिटन। ठीक है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन आता है। बेसिक फंडा मैंने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बारी बारी कह रहा हूँ, नॉर्डस इक्वेशन पर भरमार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये नॉट सेल ये किसी की वैल्यू को निकलवाता है, कम निकलवाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर जिनका लॉग एंटी लॉग वाला सेक्शन अच्छा है वो तो उसको इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, और जिनका अगर अच्छा नहीं होता तो फिर यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि ABCD के एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बना किससे, ये बना उसी आपके जो नॉर्डस इक्वेशन है उसी से ये डेवलप हुआ है। जिसने 12th अच्छे से पढ़ी है उसको पता है, तो ये उसी से डेवलप हुआ है। किसी की वैल्यू अगर आपको निकालनी नहीं आ रही है एंटी लॉग के थ्रू, तो बता दें, कमेंट डाल दें, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा फटाफट, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा डाल नहीं रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको आप जरूर देख के जाएँ। इन टेस्ट क्वेश्चन चाहे किसी भी NCERT के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का, उसको जरूर आप देख के जाएँ। ठीक है ना, ये लॉग कैसी है और ये एंटी लॉग निकाल के ऐसे करते हैं। अब देखो आपके एक क्वेश्चन जो आया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी पर भी आया हुआ है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना, और यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है इसको आपको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट ही आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में देखो आपके pH हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, JEE का फेवरेट क्वेश्चन है। भयंकर क्वेश्चन हाइड्रोजन वाले से पूछे गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप हाइड्रोजन वाले का जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, गिवन है ना आपके, तो आप क्या करो कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड आप सीधा आंसर ही देख लो, आंसर देख के जाओ, माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो जो आपके NCERT के अंदर हैं या जो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं उनके सीधा सॉल्यूशन का इक्वेशन देखो, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, pH किसका निकलवा रहा है, उसको डायरेक्ट जो है आप लर्न करके जाओ, तो सीधा एग्जैक्ट आंसर ही वो आपके आएगा। तो उसमें वो कोई फेरबदल नहीं होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में देखो, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे मान लो जिंक का, कॉपर का, आयरन का, Fe+3 का, ये तो पूछे हुए हैं, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन का भी आपके पूछा हुआ है। जो मैं कह रहा था ना आपको लगवाई थी मैग्नेट की इक्वेशंस MnO4-1 की, उस इक्वेशन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर अपन को हाइड्रोजन को जो है शॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो ये इन इक्वेशंस को आपको थोड़ा सा क्या है देख के जाना है, ताकि क्या है कि अपना एक वो मोमेंटम जो है वो बना रहे हैं। इसके मैग्नेट वाला भी आपके क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो आपके टिन और जो है जो टिन है और जो लेड है उससे रिलेटेड भी जो है मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं। Fe+3 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है JEE के अंदर, इसको देख के जाएँ भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इसी तरीके से आपके ये Ag निकल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप देख के जाएं। ये हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इसको भी आप देख के जाएं, तो इनको आप देख के जाएं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बता दिया, del G इक्वल टू माइनस NFE या FEN, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसको आप देख के जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो इसकी थ्योरी है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की, del G इक्वल टू del H माइनस T del S थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, या del H इक्वल टू del G प्लस T del S, इसको भी आप देख के जाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं थर्मोडाइनमिक का टच भी आपके यहाँ पर मिलता है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है वो टफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर टफ जो न्यूमेरिकल आया है del G और del H पर, वो क्या आया हुआ है, del G और del H पर एक न्यूमेरिकल जो आया हुआ है, उसके अंदर अपन को क्या करना है कि ये जो आपके del H है, del H इक्वल टू माइनस NFE0, ये तो अपन को लिखना ही। साथ में थर्मोडाइनमिक्स जो एस्पेक्ट है उसके अंदर अपन क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेराडे, और ये कितनी एनर्जी जो हो रही है वो डिसोशिएट हो रही है, dE/dt लेते हैं, है ना, टी के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ये थोड़ा टफ हो जाता है, 12th लेवल का नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का इसमें आ जाता है, तो थोड़ा सा अगर आप को ये नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ तक आपको बताया उसको आप ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद में देखो आपके लॉग केसी का मैंने आपको बताया, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं लॉग केसी पर। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आए हुए हैं। और उसके बाद में आपकी गिब्स फ्री एनर्जी पर ये जो माइनस FEN, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम और सिल्वर पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैग्नेट वाली जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख के जाएँ, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके कॉपर वाले, तो ये आपके मैंने बताया था कि इजी पड़ता है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी इक्वेशंस जो है ना इम्बैलेंस आती है। पहले आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद में इसकी वैल्यू जो है वो निकालना, आप ई सेल की वैल्यू निकालना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रोमियम वाला जो है, क्रोमियम और Fe का एक जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक कॉपर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद में आपके एक जो पूछा गया है वो लॉग केसी की वैल्यू पूछी गई है, बारी बारी लॉग केसी की वैल्यू पूछी है। तो 2-3 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं इसके अंदर, या तो ई सेल निकलवाएगा, या फिर लॉग केसी की वैल्यू पूछेगा, या जो है ई सेल पूछेगा जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू जो है वो माइनस FEN करके वो एक न्यूमेरिकल है। तो 3 तरह के न्यूमेरिकल जो है वो मेजरली आपके यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो ये आपके नॉनस इक्वेशन पर बेस्ड, गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड, केसी की वैल्यू पर बेस्ड, और थोड़ा फंडामेंटल, उसके बेसिस पर ये चैप्टर का आधा पार्ट जो है वो इस पर पूछा गया है। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि इसका जो एफिशिएंसी जो होती है वो एफिशिएंसी भी गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू जो है वो पूछ ली जाती है। ये थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हाँ। तो ये अगर आपको 2-3, जैसे एक थर्मोडायनेमिक वाला हो गया, एक ये एडवांस वाला हो गया, तो ये एडवांस वाले में बनते हैं, बट आपके जेई जो है ना वो क्लियर हो जाएगा इनकी करने से। एक आधा कभी कभार पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का जो टाइप मैं आपको बता रहा हूँ वो ही पूछे हैं। एक आपके H2O2 जो फ्यूल सेल है ना, उस फ्यूल सेल की आप थ्योरी जरूर पढ़ के जाना। एक गैल्वेनाइजेशन की थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाना। एक कोरोजन जो है आपके, जो कोरोजन होता है आयरन का, उसकी जो आयरन की कोरोजन की जो इक्वेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर जो है पढ़ के जाएं। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे कैसे जो क्वेश्चन आते हैं। अब मैं चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट पार्ट है, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए सेकंड पार्ट जो है अब स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है।